हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज। एज यू नो, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सैंपल पेपर 3 विद 1 मार्क्स क्वेश्चंस। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तू फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। So in our sample paper third, let's begin with our section A। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स में आपको ऑलरेडी बताया कि सेक्शन ए में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे कैरिंग ईच 1 मार्क्स। तो सेक्शन ए में जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चंस फ्रॉम योर फिल इन द ब्लैंक स्टाइल। तो वहां से आपको 5 नंबर यानी कि एक नंबर में आपको सेक्शन ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ओके, जीत सैंपल पेपर सीरीज में मैं बच्चों आपको जीतना सिखा रहा हूं। आपका एम चाहे फुल मार्क्स लेने का है या इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली 60%, या आप कुछ शरारती बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पास ही हो जाऊं, आपने हमारी जीत सैंपल पेपर सीरीज को अगर फॉलो किया तो आपकी जीत पक्की। स्टार्ट करते हैं विद आवर सेक्शन ए विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So choose the correct option in the following questions. Our first question is, he is giving you fx is equal to x square and f is the codomain is set of natural numbers and range set is given to you as a and whose elements are given to you as 0, 1, 4, 9, 16 and so on. और यहां से वो आपको चूज करने को बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में बताइए कि 1, 1 है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू बट नॉट 1, 1, 1, 1 एंड ऑन टू, नाइदर 1, 1 नोर ऑन टू। तो इनमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होने वाला है? चलिए फटाफट से इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। तो यहां जो हमारे पास डोमेन कोडोमेन का जो सेट है दैट इज आवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो रेंज सेट है दैट इज सेट ए हुज एलिमेंट्स आर 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स यू नो दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो यहां आपके पास काउंटिंग नंबर आ गए। अब इस फंक्शन में हम लोगों ने बारी बारी से नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। x जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेंगे। तो यहां हम लोगों ने f1 पुट किया, ठीक है। तो f1 का मतलब है x के एलिमेंट्स फ्रॉम आवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और आने क्या चाहिए? वो आने चाहिए x स्क्वायर, और x स्क्वायर मींस रेंज के एलिमेंट्स क्या हैं वो इस सेट में आने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आने वाला है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये देखिए आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 एंड सो ऑन। तो यहां क्या पता लग रहा है? n के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक डिफरेंट इमेज है। दैट मींस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different images, or you can say that different images have different elements। तो यहां जो given function है x square that is 1, 1, तो ये 1, 1 है, देख के पता लग जाता है। आपको सिर्फ आंसर देना है। ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तुक्का नहीं चलना यहां, ऐसा नहीं है। तुक्का अगर आपको पसंद है तो जीत सैंपल पेपर सीरीज आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। यहां आप समझ के करेंगे क्वेश्चंस तो आपके 20 नंबर पक्के, ठीक है। अब चलते हैं, हम ऑन टू चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। देखिए ध्यान से, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि यहां जो ए के एलिमेंट्स हैं क्या उनकी प्री इमेज है सारे एलिमेंट्स की। देखिए यहां 1, 4, 9, 16, 25 सभी स्क्वायर्स की है, लेकिन 0 की प्री इमेज नहीं है। हियर नो एलिमेंट इज देयर हुज इमेज इज 0, यू कैन से दैट, और यू कैन आल्सो से दैट 0 हैज नो प्री इमेज एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या आएगा कि गिवन फंक्शन जो है इज नॉट ऑन टू। उसका रीजन क्या है? बिकॉज 0 ऑफ सेट ए हैज नो प्री इमेज, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, और अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो
रिलेशंस और फंक्शंस का जो चैप्टर है उसमें जो फंक्शंस का फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप मैं आपको यहां इसी वीडियो में लिंक दूंगा, वहां से आप पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो वैसे आते भी तब है जब आपको सारा सिलेबस जो है बढ़िया तरीके से आ जाए। तभी मैं यही सोच के चल रहा हूं कि आपने मेरे पूरे पुराने वीडियोस में से जो चैप्टर हैं ऑलरेडी आप अच्छी तरह से कर चुके हैं। दैट्स व्हाई वी आर नाउ बिगिनिंग आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्रू आवर मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज। ओके, सो सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो यहां हमारे पास क्या हुआ, फिर आंसर क्या हुआ, 1 बट नॉट ऑन 2, 1 बट नॉट ऑन 2। सो आवर ए ऑप्शन is the right option, right? Second question की ओर चलते हैं। Here you have given the relation as AB such that जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर या उससे कम होना चाहिए and these two elements are real numbers. Then R is not, बताइए क्या नहीं है। ठीक है, तो सोचिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्या ये ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यार अगर मैं यहां दो एलिमेंट्स लेता हूं, ठीक है, दो एलिमेंट्स, एनी टू एलिमेंट्स, ए एंड बी आर रियल नंबर्स और ए क्या है, इज अ रियल नंबर। ओके, तो यहां देखते हैं कि ए विल बी लेस देन और इक्वल टू ए। हाँ बिल्कुल ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने से कम और अपने के बराबर तो होता ही होता है, अपने से बड़ा और अपने के बराबर, तो बिल्कुल ठीक है। दिस मीन्स दैट यहां क्या फिर रिलेशन क्या लगा, सेट आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अपनी मिरर इमेज जो उस रिलेशन सेट को सेटिस्फाई करती हो। तो यहां अगर दो सेम एलिमेंट्स ले रहे हैं, देन सेम एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ एंड लेस देन और ग्रेटर देन इटसेल्फ। ओके, ये दोनों चीजें ठीक रहेंगी। तो यहां रिफ्लेक्सिविटी है। तो वो कह रहा है क्या नहीं है, वो तो हमें तो ये बताना है। अब आ गया फर्स्ट, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी एंड बी ए। मान लेते हैं कि ये दोनों सेट ऑफ आवर रिलेशंस के हैं। ये जो आर था ये रियल नंबर का सेट था और ये आर जो है दैट इज आवर रिलेशन सेट। अब यहां अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन सेट ये क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो ए इज लेस देन बी, और अगर बी ए है तो बी इज लेस देन ए। तो ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए यहां 3 और 4 है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, इक्वल नहीं होगा, लेस तो ठीक है ना। 4 इज लेस देन 3, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, इस तरह से लिखेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से छोटा है तो ये फिर नहीं होगा, सेकंड एलिमेंट पहले से छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब आर रिलेशन सेट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। चलते हैं ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करते हैं फटाफट से। ये जो मैं समझाने में टाइम लग रहा है भाई, ठीक है ना, करने में टाइम नहीं लगेगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ आवर रिलेशन सेट, ओके, बी सी, ये दो एलिमेंट्स और डिफरेंट ले लिए हैं, अगर ये रिलेशन सेट से बिलोंग करता है तो इनका मतलब क्या निकलेगा। देखिए अगर ये यहां से बिलोंग कर रहे हैं दैट मींस ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और अगर बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं इसका क्या मतलब बनेगा, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो है तो डिफरेंट एलिमेंट्स ना, ए बी सी, दीज आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द आवर गिवन क्वेश्चन। तो अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब क्या बनेगा फिर, ए सी से छोटा है। ठीक है, अगर यहां मान लीजिए 1 2 है और यहां 2 3 है, तो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है ना, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से छोटा होगा। दैट मीन्स ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब अगर ऐसा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स दैट द सेट रिलेशन सेट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सी इज आवर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। यहां आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x विल बी। जल्दी से करते हैं इसको फटाफट से, 1 मिनट हो जाएगा। तो हम लोग इसको दो ऑर्डर का हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, क्या करेंगे फिर, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां क्वाड्रेटिक आ गई है, क्वाड्रेटिक को आप लोगों ने सॉल्व करना है। माइनस बी
प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से लिखते हैं ना, बी स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। सॉल्व करेंगे 1 प्लस -1 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां आएगा 1 प्लस -3/2। तो एक बार ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 3/2 और 1 माइनस 3/2, तो पॉजिटिव है 3 और 1 4/2 2 और यहां आ जाएगा -1, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। सो आवर राइट ऑप्शन इज ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ पार्ट की ओर, ए बी प्रोडक्ट दे रखी है सी के बराबर है, where B and C are matrices of order 2 cross 5 and 5 cross 5 respectively, then the order of A is what? ठीक, यहां समझते हैं। देखो, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है और वो कह रहा है गिवन है और वो थर्ड मैट्रिक्स के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, यहां A का ऑर्डर हम लोगों ने निकालना है, m क्रॉस n मान लेते हैं। B का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 5 और जो रिजल्ट आने वाला है उसका जो ऑर्डर है वो है 5 क्रॉस 5। अब क्या मतलब बना, अब वो कह रहा है कि भाई ए का बताओ, ए का ऑर्डर क्या रहेगा। अब देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब प्रीफैक्टर, ए इज द प्रीफैक्टर, प्रीफैक्टर का कॉलम्स पोस्ट फैक्टर, बी इज द पोस्ट फैक्टर, उसकी कॉलम्स उसकी रोज के बराबर हो। प्रीफैक्टर का कॉलम पोस्ट फैक्टर के रोज के अगर बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, तो यहां इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होएगी। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या होता है कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए तो जो प्रीफैक्टर के रोज बचे, नंबर ऑफ रोज बचे, और पोस्ट फैक्टर की जो नंबर ऑफ कॉलम्स बचे वो आंसर में आते हैं। तो यहां देखो, यहां तो कॉलम तो 5 आ गई, अब m जो है वो 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या बनेगा, इंप्लाइज m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5। तो अब क्या मतलब बनता है कि a का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 5 क्रॉस 2। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है y इज इक्वल टू e पावर 3x, देन डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत इजी है भाई। ठीक है, ex का तो डेरिवेटिव वैसे भी ex ही होता है, लेकिन अब बात है 3 लगाया हुआ है वहां नंबरेटर पावर में, तो वो हमने देखनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं फिर हम लोग, dy बाय dx दिस इज इक्वल टू 3e पावर 3x, क्योंकि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज, और जो इसका पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है वो यहां आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, d बाय dx ऑफ e पावर ax प्लस b। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, e पावर ax प्लस b, और यहां जो इसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए और साथ में फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डेरिवेटिव फिर इसका आएगा d बाय dx ऑफ ax प्लस b। तो टोटल आंसर कितना आया, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा और ये एज इट इज ax प्लस b। तो क्या मतलब बना कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज और जो x का कोफिशिएंट है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा एक बार डेरिवेटिव हुआ। फटाफट से इसी रूल के हिसाब से डबल डेरिवेटिव भी आप कर दीजिए, तो कितना आएगा, e पावर 3x का डेरिवेटिव फिर e पावर 3x, 3 पहले से मल्टीप्लाई है, 3 एक और मल्टीप्लाई होगा तो 9e पावर 3x। योर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक बात पूछना चाहूंगा, इस चैनल में जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, आई होप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, आप मुझे अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको इस चैनल के कंटेंट में फ़ायदा हो रहा है, वैल्यू मिल रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने 2 मिनट निकालिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में आप इस चैनल के कंटेंट को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को डिटेल में करने की ज़रूरत है उनका भला हो जाए, और इस तरह से आप इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर 6th पार्ट ओवर क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं 6th पार्ट की और एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1।
या आपको टाइप पता होनी चाहिए ये कौन सी टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आपका क्वेश्चन बहुत इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यहां इसकी टाइप पता लग जाए तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो यू हैव dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 3। तो इसकी टाइप कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। Here p and q are functions of x. y is dependent variable and x is independent variable. तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 एंड q की वैल्यू कितनी है 3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? e पावर p dx। तो यहां वैल्यू भर दीजिए 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे e पावर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर is e power x. So our first option is the right option. Seventh part, fx is equal to log of x. log x यहां गिवन है, कहता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x की कौन सी वैल्यूज के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है डेरिवेटिव जो सिंगल डेरिवेटिव होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए आप, f डैश x log x का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो 1x आएगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? 1 by x ग्रेटर देन 0। fx is log x strictly increasing for x in these intervals। कहता है कौन से होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके पास हैं, 0 to infinity, 0 to infinity in the open interval, or set of real numbers, none of these। तो यहां सबसे पहले आप देखिए कि भाई कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट ए बी या सेट ऑफ रियल नंबर्स में कौन सा हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले ओपन इंटरवल ले लेते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या आएगा? ये हो गया 0 टू इंफिनिटी और इनके बीच के एलिमेंट्स, ठीक है। और एक वहां गिवन है हमारे पास, ये तो ऑप्शन है 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल में। एक ऑप्शन गिवन है 0 और इंफिनिटी, यहां 0 भी बीच में इंक्लूडेड है एंड हियर यू हैव इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, और यहां 0 और इंफिनिटी के बीच के एलिमेंट्स। तो चलो चेक करते हैं एक बार हम लोग 0 फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहां हम लोग इंफिनिटी पुट करते हैं और देखते हैं कि ये रिलेशन जो है क्या वो सेटिस्फाई होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ 1 by 1 इज ग्रेटर देन 0, ये सेट हो जाएगा। 1 by 2 इज ग्रेटर देन 0, ये भी ठीक है। 1 by 3 इज ग्रेटर देन 0, ये भी ठीक है। 1 by इंफिनिटी करो, ये कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 इज ग्रेटर देन 0 इटसेल्फ, ये भी सेट हो गया, है ना। अब देखते हैं कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में से कौन सा है। देखिए क्लोज का मतलब है कि 0 खुद एलिमेंट भी होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो और यहां क्या मतलब है कि 0 नहीं होगा, 0 से आगे वाले एलिमेंट्स होंगे ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो यहां एक बार 0 पुट करके देख लोगे तो 1 over 0, यहां मैं 0 पुट कर रहा हूं। 1 over 0 इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जो है हम उसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये डिफाइंड नहीं, इसका मतलब 0 इज नॉट इनसाइड द अवर केस ऑफ कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन में नहीं आ रहा है, तो ओपन इंटरवल नहीं है, फिर क्लोज्ड इंटरवल है। सो अवर सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 और इंफिनिटी के बीच के एलिमेंट्स लेंगे, दैट मींस द ओपन इंटरवल बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 8th पार्ट में द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज बिल्कुल इजी आंसर है। फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला देखते ही आपको पता लग जाएगा भाई कौन सा आंसर आने वाला है ना। ये है मेरे पास फॉर्मूला इसका, dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन पता कर रहे हैं, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां इसको मिलाते हैं इससे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है ना। अब उस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास? इसका आंसर कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में भी आपको मैंने बताया था इस तरह की जो टाइप थी वो थी साइन और कॉस में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां हमारे पास टेंजेंट और कॉट में है।
साइन और कॉस आता है तो आपको क्या करना होता है, अगर डायरेक्ट आंसर आपको देना है तो ऊपर वाली लिमिट यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर साइन और कॉस में आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो, और 2 से डिवाइड कर दो, जो मैंने आपको मेरे पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में आप जाइए, सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर में, उसमें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब थर्ड मॉडल टेस्ट में यहां आपके पास टेंजेंट और कॉट का रिलेशन आया हुआ है, उसके लिए फिर आप क्या करो, टेंजेंट और कॉट में अगर ऐसा रिलेशन हो, न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आपस में जुड़ी हुई है, टेंजेंट और कॉट, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं आपस में, तो आपके पास आंसर क्या आता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 4। ठीक है, इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली चेक करते हैं 9th क्वेश्चन को, कि हमने जो पाई बाय 4 निकाला, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट लगाओ आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन कैसे आया उसका कोई चिंता नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो मैं सोल्यूशन भी दे देता हूं आपको। ठीक है, सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अवर 9th पार्ट, इसको आई मानते हैं, 0 to पाई बाय 2 टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x अंडर द रूट प्लस कॉट x अंडर द रूट dx। ठीक है, अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, नाउ वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, सपोज यू हैव हियर a, ठीक है, 2a fx, चलिए यहां हम लोग ले लेते हैं a to b, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a to b fx b प्लस a माइनस एक्स, a प्लस b माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, अगर हम दोनों लिमिट्स को जोड़ दें और फंक्शन के वेरिएबल को उन जोड़ी हुई लिमिट्स में से माइनस कर दें तो आपस में दोनों बराबर होते हैं, तो ये अप्लाई करते हैं फिर यहाँ पे, तो इसमें i क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 to पाई बाय 2, नोमरेटर में लगा रहे हैं, क्या लगाएंगे, टेंजेंट पाई बाय 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा फिर अपने पास, टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स, सीधा कर देते हैं, है ना, और यहां आ जाएगा कॉट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये भी आई बन गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, तो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा 2i, और राइट हैंड में देखिए ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, टेंजेंट x अंडर द रूट प्लस कॉट x अंडर द रूट, और डिनोमिनेटर में देखो बिल्कुल सेम टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा 1dx, 1dx का मतलब है x। ठीक है, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पाई बाय 2 अब इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां पाई बाय 2 आ गया, 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाय 4, पाई बाय 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 4। तो अगर आप इतना ये लंबा भी अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसको डिटेल में करना चाहते हैं, तब आप यहां से इसको कर सकते हैं। ये फंडा चलेगा अगर आपको ये 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आया हुआ है तो आप इसको पूरा सा डिटेल दे दीजिए, अदरवाइज जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है उस तरह से कर लो, टेंजेंट और कॉट में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल देख के पता लग जाएगा, दो सैंपल पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता भी चुका हूं कि ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितना है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास है 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो यहां 2 बार पूरी इक्वेशन में डेरिवेटिव किया हुआ है। ठीक है, और जितने टाइम मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी उतनी ही पावर देख लो, तो इसकी पावर कितनी है 1, यहां 1 टाइम डेरिवेटिव है उसकी पावर है 4। ये इस गलत फहमी में, इस कंफ्यूजन में ना आ जाना आप कि भाई मैक्सिमम पावर यहां 4 है, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आप ऑर्डर देखो उसका कि कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, ऑर्डर है 2 और डिग्री जो है वो है मैक्सिमम ऑर्डर की पावर कितनी, ठीक है, वो 1। आपको छोटे ऑर्डर की तरफ नहीं जाना, उसकी तरफ कुछ नहीं देखना, चाहे 10 पावर लगी हो उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर और डिग्री जो है वो 2 और 1 है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपको
द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट क्या होता है ना, रिजल्टेंट होता है जो वेक्टर्स हमें गिवन है उनका एडिशन आप कर दीजिए। तो रिजल्टेंट को हम लोग मान लेते हैं यहां आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर हम लोगों ने मान लिया। तो आर वेक्टर क्या होएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास ए वेक्टर है, और जो सेकंड वेक्टर है उसका नाम हम लोग मान लेते हैं कि बी है, ठीक। तो ए प्लस बी का आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे, चलिए मैं यहां एक बार आपको कर देता हूं, 2i plus 3j minus k, this is our first vector that is given to us, और यहां हम लोग उनको ऐड कर रहे हैं, 4i minus 3j plus 2k। चलिए ऐड करें, i plus i is 6i, j plus j is 0j, और minus k plus 2k is plus k, ठीक। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अभी तो वो यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का, तो यहां यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय आवर मॉडुलस साइन, या आप उसको ऐसे कह सकते हैं, r इज द यूनिट वेक्टर। तो उसको देते कैसे हैं हम लोग, राइट। यूनिट वेक्टर को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, r कैप, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, r वेक्टर ओवर इट्स मॉडुलस। तो हमारे पास r वेक्टर क्या है, 6i प्लस 0j प्लस k डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस, मींस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर द रूट। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, कैप का 6i प्लस k डिवाइडेड बाय 36 और 1 37 का अंडर रूट। तो यहां 6i प्लस k डिवाइडेड बाय 37 अंडर रूट, a इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 6i प्लस k डिवाइडेड बाय 37 अंडर द रूट। 12th पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। 12th पार्ट में a और b दो गिवन वेक्टर्स हैं, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। सो बच्चों 12th पार्ट में you have given two vectors a and b, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल पता करना है। b वेक्टर इज -i प्लस j। तो एंगल पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप इनकी डॉट प्रोडक्ट करिए या क्रॉस प्रोडक्ट, देखते हैं हम लोग कि कौन सी प्रोडक्ट यहां पर लग सकती है। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं सबसे पहले। तो i डॉट i दिस इज -1 प्लस j डॉट j दिस इज +1। तो डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई, 0। छोटा सा आंसर है, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, एंगल इज π/2 यानी कि 90। सो अवर ए ऑप्शन इज राइट। देखो ये तो था छोटा सा, मैंने देख लिया फटाफट से डॉट प्रोडक्ट करके। आप क्रॉस प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं कि कितना आता है, तो उसमें साइन का पता फिर लगेगा पता हमें। तो यहां से तो पता लग गया, ठीक है। अगर इसका अब हम अगर डिटेल में करना हो तो क्या करेंगे, डिटेल में अब क्या करेंगे, आपको डॉट प्रोडक्ट का पता लग गया, अब डॉट प्रोडक्ट का जो है वो फार्मूला लगा दीजिए। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए मॉडुलस बी मॉडुलस एंड cos of the theta between these two angles, let theta is the angle between a and b। तो अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ गई है, a मॉडुलस निकाल लो, a मॉडुलस है ना। तो a मॉडुलस क्या आएगा, यहां देखें, a मॉडुलस इज i का कोएफिशिएंट है 1 स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट है 1 तो उसका भी स्क्वायर, अंडर द रूट कितना आ गया 2 अंडर रूट। b मॉडुलस निकाल लीजिए, b मॉडुलस भी हमारे पास 2 अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां पुट कर देते हैं 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। दिस इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो मैंने सिंपली मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया है। 2 अंडर रूट इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ 2 अंडर मींस 2 आ गया, 2 0 के नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से क्या मतलब बना, cos थीटा इज 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 हो, 90 मींस π/2 हो। तो वही आ गया, फिर चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की अगर 0 हो तो एंगल जो है उनमें 90 डिग्री का होता है। सो इन दिस क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन मेकिंग एंगल बेस π/3 π/2 π/6 विद OX OY OZ R क्या होता है।
देखिए यहां रफ से फिगर में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स कोई लाइन है, ये कोई भी लाइन है, मैं रफली फिगर बना रहा हूं, दिस इज नॉट अ फेयर फिगर। और यहां 3 डिमेंशनल में 2 डिमेंशनल पार्ट में 3 डिमेंशनल का फिगर जो है वो एग्जैक्ट बन नहीं सकता, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल है, π/3, ये लाइन π/3 बनाती है। और वाई एक्सिस में कितना एंगल बनाती है, 90 का, ये हो गया π/2 एंगल। और यहां कितना बना रही है, π/6, तो z एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है π/6। तो अब वो कह रहा है कि भाई इनके डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं, तो क्या करेंगे, हमारे पास कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस ऑफ गामा। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन with the positive direction of x axis, y axis and z axis। तो यहां अल्फा की वैल्यू भरिए, अल्फा इज π/3, तो cos ऑफ π/3, फिर आ गया यहां cos ऑफ π/2 और यहां आ जाएगा cos ऑफ π/6। तो आंसर निकाल लो फटाफट, π/3 का मतलब cos 60, cos 60 इज हाफ, cos π/2 इज 0, π/6 इज cos 30, cos 30 इज 3√2, तो हाफ 0 एंड 3√2। A is the right option। 14th क्वेश्चन में वेरी इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स ऑफ LPP आर, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होता है, ऑलवेज क्वाड्रेटिक, ऑलवेज लीनियर, मे बी लीनियर और क्वाड्रेटिक, मे बी क्यूबिक। अरे भाई नाम से पता लग रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन ना करना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं ये, लीनियर। तो ऑलवेज जो यहां कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन होंगी वो लीनियर इक्वेशंस होंगी, एक्स और वाई की लीनियर पावर, एक पावर में वो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, इनइक्वालिटीज गिवन होगी, उनको इक्वेशंस बना के आपको सॉल्व करना है और आपको बाउंड्रीज पता करनी होती हैं, कंस्ट्रेंट्स पता करनी होती हैं। तो इसमें ऑलवेज लीनियर आंसर विल बी देयर। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, 3 dice are thrown simultaneously, the probability of getting equal numbers on all the 3 dices क्या बनता है, ठीक है। तो 3 डाइस को थ्रो किया गया है, तो टोटल सैंपल स्पेस देख लें, टोटल केसेस हमारे पास कितने बनते हैं, टोटल केसेस कह लीजिए या टोटल सैंपल स्पेस कह लीजिए, SS कितना बनेगा। एक डाइस को फेंकें तो कितने हमारे पास केसेस आते हैं, 6, दूसरे को करेंगे तब भी 6, तीसरे को तब भी 6, लेकिन सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 6 गुना 6 गुना 6। अगर 2 डाइस को फेंके तो बनता है 6 गुना 6 36, तो यहां बनेगा 216 केसेस जो है वो टोटल बनेंगे। अब ये तो हो गया, जब 3 डाइस हम लोगों ने फेंके तो हमारे पास टोटल केसेस जो है वो 216 बने। अब वो कह रहा है कि भाई probability of getting equal number on all the 3 dices, मतलब डाइस फेंका और पहले डाइस के ऊपर भी 1 आ गया, दूसरे के ऊपर भी 1 आ गया, तीसरे के ऊपर भी 1 आ गया, फिर डाइस फेंके, फिर तीनों के ऊपर 2 2 2 आ गया, फिर 3 3 3 आ गया, फिर 4 4 4 आ गया, फिर 5 5 5 आ गया और फिर 6 6 6 आ गया। और आ सकता है क्या 0 0 0 आ सकता है, अरे नहीं, डाइस पे होता ही नहीं। 7 7 7 आ सकता है, वो भी नहीं होता है कि नहीं, तो ये भी नहीं है। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने बने, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फेवरेबल केस हमारे पास 6 बने, गेटिंग इक्वल नंबर्स ऑन 3 डाइसेस, 3 डाइस। तो क्या बना यहां, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, टोटल सैंपल स्पेस कितना, कितने फेवर में आए हैं, 6 केस फेवर में है और टोटल हमारे पास 216 है। तो यहां बनेगा 1/36 प्रोबेबिलिटी बनती है, 1/36 इज द राइट प्रोबेबिलिटी, कि जिसमें तीनों डाइस के ऊपर इक्वल नंबर आ जाए। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे पास
15 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन चलते हैं जहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है एंड यू कैन हैव डायरेक्ट आंसर आल्सो। तो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अंडर द रूट। तो यहां अगर इसका डायरेक्ट आंसर करें तो क्या आने वाला है? तो यहां से आपके पास डायरेक्ट आंसर बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन 1/2 अंडर रूट कब होता है? जब साइन π/4 हो। तो साइन इनवर्स साइन π/4 हो, ठीक है। तो यहां साइन इनवर्स ऑफ साइन विल हैव कैंसल इफेक्ट, सो यू विल लेफ्ट विद π/4। सो π/4 इज द आंसर। अब अगर सेकंड पार्ट में ऑर्डर ऑफ ए इज 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज m क्रॉस 3 एंड ए बी इज डिफाइंड, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम लोग किया था। तो a का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। b का ऑर्डर कितना है? m क्रॉस 3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब रहती है? जब प्री फैक्टर का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी? m इज 3। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। -π/2 टू +π/2, राइट, साइन ऑफ x। इसके ऊपर भी फिर एक फार्मूला लगने वाला है। फार्मूला क्या लगने वाला है? फार्मूला इज दिस -a to a fx is 0 if fx is odd function। अगर ये odd function हो तो -2 प्लस लिमिट जो होती है वो 0 होती है। और अगर ये होता है 2 times 0 to a fx dx, ठीक है, if fx is even फंक्शन हो। तो अब देख लो साइन एक्स सब क्या है। साइन एक्स जो फंक्शन होता है ना वो ऑड फंक्शन होता है। साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इंप्लाइज साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन होता है। इसका आंसर कितना होगा? फिर 0 होगा डायरेक्ट। ये बातें अगर आपको पता है, ठीक है, अच्छी तरह से समझी हुई है आपने, तो ये आंसर 0 होने वाला है डायरेक्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट की चलते हैं। फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमें एक लाइन गिवन है, उसमें डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है। अरे बहुत इजी है यार। यहां जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये वाला फर्स्ट पार्ट, उसमें जो यहां कोफिशिएंट गिवन होते हैं, ये 1, -4 और 5, ये कोफिशिएंट होते हैं पॉइंट के। कौन सा पॉइंट? जिसमें से लाइन पास करती है। तो पॉइंट क्या बनेगा यहां? 1, -4 और 5। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ में जो पार्ट होता है, वो हमें उस आईजे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमें डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस देते हैं। तो यहां फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? डायरेक्शन रेशियोज विल बी 2, -3 और +2। सो दिस इज आवर आंसर, 2, -3, +2। फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, जो पक्का होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो बच्चों ये था हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग 20 मार्क्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सेक्शन बी शुरू करने वाले हैं इन आवर सैंपल पेपर 3। बाय बाय, सी यू।